वेलकम टू हिंदी वॉइस। जब आप असाधारण लोगों का सामना करने वाले औसत लोगों की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुने तो प्लीज़ अपनी रोशनी, अपने लाइट्स ऑन रखें। तो आइए सुनते हैं उन्हीं लोगों की ज़ुबानी ये कहानियां जिनके साथ ये घटनाएं घटी है। मैं अपने पति और उनके परिवार के साथ न्यू मैक्सिको की एक छोटी सुदूर झील पर डेरा डाल रही थी। हमारे समूह में लगभग 10 लोग थे और अगले कैंप साइट में 6 लोगों का एक और समूह था। रात का समय था और दोनों समूह सामान्य गतिविधियां कर रहे थे, स्मूथ बनाना, कुछ पेय पीना और कहानियां सुनाना। तभी हम सभी ने एक छोटी लड़की की आवाज़ सुनी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। किसी भी समूह के साथ बच्चे नहीं थे, लेकिन हम सभी आश्वस्त थे कि हम एक छोटी लड़की की आवाज़ सुन रहे थे और हमने उस क्षेत्र की खोज करने का फैसला किया जहाँ से हमने एक साथ शोर सुना था। हमारे कैंप साइट के पीछे एक मैदान था और हम सभी ने एक बहुत लंबी शुद्ध सफ़ेद आकृति को मैदान में हमसे लगभग 100 फीट दूर खड़े होकर शोर करते हुए देखा। हम सभी इस बात पर सहमत थे कि ये चीज़ संभवतः 6 फीट लंबी, पतली और जितनी हो सके उतनी सफ़ेद दिखती थी। हमने जांच करने के लिए अपना रास्ता करीब कर लिया, लेकिन जो कुछ भी हमने देखा वह करीब आते ही पीछे हटने लगा और पेड़ों में गायब हो गया। जब हम सोने की कोशिश कर रहे थे तो पूरी रात हम एक छोटी लड़की को मदद के लिए पुकारते हुए सुनते रहे। कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मैं एक मनोचिकित्सक नर्स हूँ और अपने करियर की शुरुआत में मैंने एक रेजिडेंशियल मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में काम किया था। हमारे निवासियों में से एक गूंगा था, जिसका अर्थ है कि वो बात नहीं करता था, लेकिन ऐसा करने का कोई चिकित्सीय कारण नहीं था। वह अपने जीवन में पहले ही बोल चुका था और वास्तव में तो वह बिल्कुल सामान्य दिखता था, केवल 7 फीट लंबा होने के अपवाद के साथ। उनका पालन पोषण दक्षिण में हुआ था और जब वह 19 वर्ष के थे तब सेना में शामिल हुए थे, लेकिन एक रात वह गायब हो गए। उसे एवोल घोषित कर दिया गया और अंततः उसे लापता और मृत घोषित कर दिया गया। 10 साल बाद एक 7 फुट लंबा आदमी मिडवेस्ट के मेरे हिस्से में वीए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आया और रिसेप्शनिस्ट से कहा, मेरा नाम मैरियन डचेन है और मुझे मरे हुए 10 साल हो गए हैं। वे आखिरी शब्द थे जो उन्होंने कभी बोले थे। वह धूल से सना हुआ था और उसने वही कपड़े पहने हुए थे जिसके बारे में बताया गया था कि जिस रात वह गायब हुआ था उसने वही कपड़े पहने थे। उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर का उपयोग नहीं किया गया था और उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। हालांकि मुझे लगता है कि उंगलियों के निशान से उसकी पहचान करने में सक्षम थे। परिवार को सूचित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे पहले ही अपने खोए हुए आदमी का शोक मना चुके हैं और जो कोई भी उसके होने का दावा कर रहा था वह ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने दोबारा संपर्क न किए जाने की मांग की। मैरियन हर दिन पूरे दिन चलता रहा, अपना मुंह हिलाता रहा, जो बात करने या बुदबुदाने जैसा लगता था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकलती थी। उसकी आदत थी कि वो अपना सिर पीछे की ओर फेंक देता था और उसका मुंह खुला रहता था, जैसे कि वो दिल खोल कर हंस रहा हो, लेकिन उसकी एक सांस भी सुनाई नहीं देती थी। यदि मैं उससे बात करता तो वह सुनता हुआ प्रतीत होता था। बीच बीच में अपने उसी हंसी मजाक वाले अंदाज में अपना सिर पीछे फेंक देता था। विभिन्न दवाएं आजमाई गई, लेकिन उनका उस पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। व्यावसायिक चिकित्सा से कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरियन बस मुस्कुरा देता था और जब तक उसे वहीं रुकने के लिए नहीं कहा जाता वह उठ जाता था और फिर से चलना शुरू कर देता था। उस नौकरी के आखिरी दिन आखिरी चीज जो मैंने देखी वो मेरियन थी, जो पार्किंग स्थल में घूम रहा था, हंसने के लिए अपना सिर पीछे फेंक रहा था। बाद में मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं हमेशा किसी भूत से निपटता रहा। इतने वर्षों बाद भी मैं अभी भी नहीं जानता। जब मैं 16 साल का था और मेरी बहन 20 साल की थी, तब मैं अपनी माँ और बहन के साथ देश भर में गाड़ी चला रहा था। देर हो चुकी थी, लेकिन अब हम आराम कर रहे थे और सतर्क थे। हम एक अंतर्राज्यीय रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे और हमें गैस और बाथरूम ब्रेक की आवश्यकता थी, इसीलिए हम 200 मील में एकमात्र विश्राम स्थल पर रुक गए। गैस स्टेशन पर रोड ट्रिप पर किशोरों से भरी एक वैन थी। साथ ही हमारे सामने पंप पर एक छोटी सी ग्रे कार खड़ी थी, जिसके बाहर 2 युवक खड़े थे। जब हम वहां पहुंचे तो सब कुछ गलत लगा। हम कई दिनों तक सड़क पर रहे और रात में कई विश्राम स्थल देखे और तब तक हमें कभी डर नहीं लगा था। मेरी माँ और बहन अंदर चली गई और मैं कार में ही रुक गया। मैंने किशोरों को यह कहते हुए सुना कि वे घबरा गए थे और पंप को चालू नहीं कर सके और वे जल्दी में चले गए। मैं अपने सामने कार को देख रहा था और दोनों आदमी बिल्कुल भी नहीं हिले थे, 1 इंच नहीं। वे बात नहीं कर रहे थे, वे फोन पर नहीं थे, वे वही खड़े थे, पत्थर की तरह स्थिर। मेरी बहन और माँ दौड़कर वापस कार के पास आई और जब वे अंदर गई तो दोनों आदमी धीरे धीरे हमारी ओर देखने लगे।
जबकि उन्होंने अपने शरीर के बाकी हिस्सों को हिलाया या डुलाया नहीं। और मैं कसम खाता हूँ, हम सभी ने एक ही चीजें देखी। उनकी आंखें काली और खाली जैसे काली थी, सचमुच खाली, काला नहीं, बिल्कुल भी प्रकाश प्रतिबिंब नहीं कर रहा, बस एक शून्य है। हम वहां से तेजी से निकले और तब तक नहीं रुके जब तक हम अगले शहर में नहीं पहुंच गए। पूरे अनुभव के बारे में सबसे बुरी बात, हमें किसी भी मैप पर वह स्थान नहीं मिला। हमें ठीक ठीक पता था कि अंतर्राज्यीय पर कौन सा स्थान देखना है, और हम इसे गूगल मैप या हमारे पास मौजूद किसी भी कागज के मैप पर नहीं पा सके। हमने स्थानीय लोगों से सड़क के उस हिस्से पर बने डरावने गैस स्टेशन के बारे में भी पूछा, और हमें केवल भ्रमित करने वाले ही दिखे। हमने तब से उस अंतर्राज्यीय यात्रा की, और वहाँ कोई विश्राम स्थल नहीं है। हम अपने मित्र के पुराने पीटे हुए सुबारू को एक विशाल कब्रिस्तान से होकर ले जा रहे थे। हम रुके और एक पहाड़ी से नीचे चलते हुए एक छोटे से तालाब के पार आए। तालाब के दूसरी ओर एक चट्टान पर कोई बैठा था। वह आकृति पूरी तरह से काली थी, और हम इस तथ्य के अलावा कोई अन्य विशेषता नहीं बता सके कि यह एक आदमी की तरह लग रहा था जिसने कुछ पुरानी शैली की टोपी पहनी हुई थी। मूर्खतापूर्वक हाथ हिलाया और चिल्लाया, हाय। उसने कोई स्वीकृति नहीं दिखाई और चट्टान पर चुपचाप बैठा रहा। अचानक वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, पानी पर हमारी ओर दौड़ने लगा, और फिर तालाब के लगभग आधे रास्ते पतले पानी में गायब हो गया। मैं और मेरे दोस्त चिल्लाए और वापस कार की ओर भागे। कार स्टार्ट नहीं हुई, और हमने कार के पिछले हिस्से पर किसी चीज के टकराने की आवाज सुनी। ये लगातार होने वाला धमाका नहीं था, लेकिन हर कुछ सेकंड में हम इसे सुनते थे। अंधेरे में हम जो देख सकते थे उसमें कोई भी बाहर नहीं था, लेकिन कार पर कुछ आवाज हो रही थी। मैंने अपना फोन खोला और अपनी माँ को फोन करना शुरू कर दिया कि वह आए और हमारा हौसला बढ़ाए, लेकिन मेरे पास कोई सेवा नहीं थी। हम में से किसी के पास कोई सेल सेवा नहीं थी। अगले 30 मिनट उसकी कार स्टार्ट करने में लग गए। बाद में कोई धमाका तो नहीं सुना गया, लेकिन हमने अपने आसपास से भारी दबाव महसूस किया। आखिरकार कार चल पड़ी और उसने पैडल को धातु से टकरा दिया। हम कब्रिस्तान से इतनी तेजी से बाहर निकले, तुरंत गेट पार करते हुए हमारे सभी फोनों की सेल सेवा तुरंत चालू हो गई। एक बात जो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ वो यह है कि वह कोई व्यक्ति या वस्तु थी, और वह कोई जानवर या इंसान नहीं था। जब मैं 37 साल का था, मैं अपने हाई स्कूल यूनियन में गया था। मैं निकटतम हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ और एक कार किराए पर ली। देश के एक बहुत ही ग्रामीण और लगभग परित्यक्त हिस्से से होकर यह दूरी लगभग 35 मील थी। शहर से लगभग 3 मील बाहर मुझे सड़क के किनारे कोई दिखाई दे रहा है जो मुझे नीचे गिरा रहा है। पता चला कि यह उन लोगों में से एक था जिनके साथ मैं स्कूल गया था। जिम कार में बैठता है। शहर से लगभग 3 मील बाहर मुझे सड़क के किनारे कोई दिखाई दे रहा है और वो मुझे हाथ हिला रहा है। पता चला कि यह उन लोगों में से एक था जिनके साथ मैं स्कूल गया था। जिम कार में बैठता है और हम बात करना शुरू करते हैं। मैंने उसे 20 वर्षों में नहीं देखा था, लेकिन वह अब भी वैसा ही दिखता था, शायद थोड़ा बड़ा। हम शहर पहुंचते हैं और मैं उससे पूछता हूँ कि वह VFW में आकर शराब पीना चाहता है। वह कहता है, नहीं, बस मुझे घर ले चलो। जिम के माता पिता मेरी दादी के घर से कुछ ही दूर रहते हैं और मैं उस दिशा में चला गया, लेकिन उन्होंने उसे शहर के बाहरी इलाके में ले जाने के लिए कहा। वहाँ एक मोबाइल होम पार्क था और मुझे लगा कि वो वहीं रहता है। जब हम टर्न ऑफ के अंत में पहुंचे तो उसने कहा, बस मुझे यही छोड़ दो, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, और वह रात में चला गया। मैं VFW में गया, अपने कुछ पुराने सहपाठियों से मिला। हम बात करना शुरू करते हैं। जैसा कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि रीयूनियन में कौन आ रहा है, मैं उल्लेख करता हूँ कि मैंने जिम को शहर से 3 मील पूर्व उठाया था और उसे छोड़ दिया था। सब शांत हो जाते हैं, यहाँ तक कि कराओके गाने वाला व्यक्ति भी रुक जाता है और माइक रख देता है। मेरा चचेरा भाई नई टी-शर्ट की तरह सफेद हो जाता है। बाप, जिम 8 साल पहले उस मोड़ पर मर गया था। उसकी कार लुढ़क गई थी। हम सभी उसके अंतिम संस्कार में गए थे, मुझे बताया गया। मुझे सचमुच चक्कर आने लगा और मैं कुछ गहरी सांस लेने के लिए कार के पास चला गया। वहाँ सीट पर 8 साल पहले छपा स्थानीय समाचार पत्र है जिसमें जिम का मृत्युलेख है। मेरे पास अभी भी कागज है। जब हम अपने घर में चले गए तो हमें बताया गया कि वहाँ एक महिला की उसके अपमानजनक पति के हाथों मृत्यु हो गई थी। वह पुरुषों से नफरत करती थी। मेरे पिताजी अपने पूरे शरीर पर खरोंचे लेकर जागते थे, और जब भी मेरा भाई, मेरी बहन या मेरे प्रति बुरा व्यवहार करता था तो उसके शरीर पर भी खरोंचे आ जाती थी। एक दिन मेरे भाई ने हमारी बहन को किसी चीज से मारकर चोट पहुंचाई। जब वह उस रात बाद में जागा तो उसकी नाक से भयानक खून बह रहा था। जिस दिन हम बाहर गए, मेरे भाई ने कुश्ती की कोशिश में गलती से अपने जुड़वा बच्चे का हाथ तोड़ दिया। वह कसम खाता है कि अगर वो घर में हमारी आखिरी रात न होती तो वह उस रात मर गया होता। मैं उस समय अपने माता पिता के कमरे में खड़ा होकर अपने बहुत बीमार पिता से बात कर रहा था। वह स्टेज
4 एसोफेजियल कैंसर से मर रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कुछ है। मैंने लिविंग रूम के दरवाजे की ओर देखा और लगभग 4 फुट 6 इंच लंबी और पूरी तरह से काली चीज कोने में झांक रही है, जिसके हाथ दरवाजे की चौखट पर है। मैं उसकी ओर दौड़ा और वह दरवाजे के पीछे से फिसल गया। जब मैं दरवाजे के बाहर पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जब मैंने अपने पिता को बताया तो वह पूरी तरह से भ्रमित हो गए और कमरे के अंदर वापस चला गया। मेरे पिता के अंतिम दिनों में जो लोग मेरे घर पर रुके थे उन्होंने इसे देखने का दावा किया। जब तक उनका निधन नहीं हो गया तब तक मेरी माँ ने कई बार कई स्थानों पर यह आकृति देखी। हमने इसे तब से नहीं देखा है। जब मैं टीनेजर था तब मेरे माता पिता के तलाक के बाद मैं अपनी माँ के साथ रहता था। मैंने बहुत सारी असाधारण घटनाओं का अनुभव किया। कई बार जब मैं अपने बिस्तर पर पड़ा रहा होता था तो कमरा वास्तव में बर्फीला महसूस होने लगता था। इसके बाद ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जो मुझसे नफरत करता था वह मुझे घूर रहा था। जब मुझे ऐसा एहसास होता था तो मैं कमरा छोड़ देता था और 1 घंटे बाद वापस आता। कभी कभी दिन के दौरान मैं अपने शयन कक्ष की दीवारों पर एक साया आकृति को चुपचाप आते हुए देखता था। फ्लैट में कोई चीज़ मेरा कुत्ता होने का नाटक कर रही थी। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर के नीचे से गहरी गुर्राहट सुनी। मेरा कुत्ता इतना गहरा शोर मचाने में सक्षम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे या तो कोई सचमुच बड़ा कुत्ता हो या कोई आदमी अपने सबसे अच्छे कुत्ते की नकल कर रहा हो। अन्य समय में मेरा कुत्ता मेरे बगल वाले कमरे में फुसफुसाता और टहलता रहता था, लेकिन बुलाए जाने पर नहीं आता था, जैसे कि वो दालान में किसी चीज़ से डरता है। जब मैं अपने पिता के साथ रहने लगा तो असाधारण गतिविधि बंद हो गई। कॉलेज के कुछ समय बाद ही मेरी शादी हो गई। हम तुरंत एक बेसमेंट अपार्टमेंट में चले गए क्योंकि वह सब कुछ हमारे बजट में उपलब्ध था। इस जगह पर एक पोल्टरजिस्ट था और मेरी पत्नी डरी हुई थी। हमारे साथ जो भी रहता था उसे स्पष्ट हो गया था कि वह अकेले रहना चाहता है। बर्तन, गिलास और अन्य वस्तुएं शेल्फ से उड़ जाती। मेरी पत्नी को कई बार मारा गया। हमेशा एक अशुभ एहसास होता था जैसे हमें देखा जा रहा है। रात में जब हम अंधेरे में अपार्टमेंट से गुजरते थे तो रोशनी की बेहद तेज चमक होती थी जो पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। एक रात जब हम सोने जा रहे थे, जैसे ही मैं और मेरी पत्नी शयन कक्ष में गए, हमें कहीं से आवाज़ सुनाई दी, मेरा नाम, और हटो। मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा। मैंने जोर से कहा, तुम समझ गए दोस्त। हम 2 दिन बाद बाहर चले गए और परिवार के साथ रहने लगे। उस जगह की मालिक बूढ़ी औरत की कुछ महीने बाद मृत्यु हो गई और घर टूट गया। यह आज भी खाली जगह है, घास और एक पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं। मैं अब भी कभी कभार इसके पास से गाड़ी चलाता हूँ। मेरे पिता एक ग्रामीण जेल में सुधार अधिकारी के रूप में काम करते थे। उन्होंने अपनी पूरी शिफ्ट के दौरान संपत्ति की परिधि का निरीक्षण किया, जहां वे भागे हुए कैदियों के लिए खाली इमारतों की जांच करेंगे। यह आमतौर पर एक उबाऊ काम था। एक रात मेरे पिताजी एक पहाड़ी पर खड़े होकर एक पत्रिका पढ़ रहे थे। तभी उन्हें अपने शरीर में तेज धड़कन महसूस होने लगी। उन्होंने उसे उस अनुभूति के रूप में वर्णित किया जो आपको तब मिलती है जब स्पीकर वास्तव में भारी बास के साथ कोई गाना बजाते हैं। उन्होंने मैगजीन नीचे रख दी और अपने रियर व्यू मिरर की जांच की, जहां उन्होंने ट्रक के बाहर किसी को देखा। उन्होंने अपनी पिस्तौल पकड़ ली और हथियार खींचकर ट्रक से बाहर कूद गए। ट्रक के बाहर उन्हें एहसास हुआ कि यह मूल अमेरिकियों का एक जुलूस था जो ट्रक के माध्यम से चल रहा था, लेकिन ठीक उसी स्थान पर गायब हो गया जहां वह बैठे थे। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट था कि वे भूत थे, क्योंकि उनमें से कई घायल दिखाई दे रहे थे। ऐसा कुछ सेकंड तक चलता रहा और फिर पूरी बारात गायब हो गई। उन्होंने समझाने की कोशिश करने के लिए अपने वॉकी पर दूसरे परिधि वाले व्यक्ति को बुलाया और दूसरे व्यक्ति ने लगभग तुरंत संवाद करना बंद कर दिया। पता चला कि दूसरे आदमी ने पहले भी ऐसा होते देखा था, लेकिन उसे भूतों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। मैंने एक अस्पताल की लॉकअप यूनिट में फोरेंसिक नर्स के रूप में काम किया। हमारे पास एक वृद्ध महिला थी जिसने कसम खाई थी कि वह टिबेरियस नाम के राक्षस द्वारा सताई जा रही है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब वह यूनिट में थी तो बहुत सारी अजीब बातें हुई। हम कमरे में जाएंगे, सामान्य देखभाल करेंगे, चले जाएंगे और कुछ सेकंड बाद वह खूनी हत्या चिल्लाना शुरू कर देगी। हम कमरे में दौड़ कर गए और पाया कि वह ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी बॉक्सिंग चैंपियन के साथ लड़ाई कर रही हो। खून से लथपथ होठ, काली आंखें, उसके पूरे शरीर पर निशान। किसी ने भी उसे अपने साथ ये सब कुछ करते हुए कभी नहीं देखा। चीजें कमरे में अपने आप इधर उधर हो जाएगी। एक समय वह सुरक्षात्मक प्रतिबंधों में थी क्योंकि डॉक्टर को लगा कि वह खुद को चोट पहुंचा रही है। इन प्रतिबंधों के दौरान उसके पास हिलने डुलने या अपने साथ कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था।
लेकिन हमेशा नए निशान दिखाई देते थे, या उसकी ट्रे या गाड़ी पूरे कमरे में होती थी। कमरा सुरक्षित था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि कोई और ऐसा कर रहा हो। जब हमने उससे सवाल पूछे तो उसने बस इतना कहा, यह टिबेरियस था। उसके डिस्चार्ज होने के बाद हम उस कमरे को लेकर हमेशा परेशानी होती थी। यदि कोई तीव्र प्रतिक्रिया या कोड होने वाला था तो वह उस कमरे में हुआ। एक रात एक गार्ड ने सूचना दी कि लाइटें जलती बुझती रहती है, ये वो कमरा था। ये थी 10 सच्ची डरावनी कहानियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।